नमस्कार, खेतीबाड़ी नवाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अभय किशोर। स्वरोजगार से अच्छा कोई रोजगार नहीं है। मुर्गी पालन भारत में उभरता हुआ स्वरोजगार है। आज के समय में मुर्गी पालन से मोटा मुनाफा कमाया जा सकता है। पहले के समय में लोगों का मानना होता था कि मुर्गी पालन से अच्छी कमाई नहीं हो सकती, लेकिन अब लोग पोल्ट्री फार्मिंग कर सफल बिजनेस कर पा रहे हैं। मुर्गी पालन का सबसे बड़ा फायदा ये है कि बाकी और व्यवसायों की तरह इसकी शुरुआत करने में ज़्यादा राशि नहीं लगानी पड़ती। कम राशि की मदद से आप मुर्गी पालन की शुरुआत कर सकते हैं। ये तो मुर्गी पालन काफ़ी सफल व्यवसाय है, लेकिन कई बार लोग कम जानकारी की वजह से असफल हो जाते हैं। यहाँ हम आपको बताएंगे कि कैसे एक सफल मुर्गी पालन आप कर सकते हैं और अच्छा खासा फ़ायदा उठा सकते हैं। और इस मसले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ विशेषज्ञ मौजूद हैं। डॉक्टर गौतम रॉय हमारे साथ हैं कृषि विश्वविद्यालय से, जिनसे हम चर्चा करेंगे कि पोल्ट्री फार्मिंग और ख़ास तौर पे जिसको कहते हैं रूरल कोर्टयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग, मतलब पोल्ट्री फार्मिंग जिसे गांव में आप किस तरह से छोटे पैमाने पर कर सकते हैं मुर्गी पालन, इस पर हम चर्चा करेंगे और उनकी राय जानेंगे। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका एशियन न्यूज़ में। सबसे पहले तो मैं आपसे यही समझना चाहूँगा कि एक सफल मुर्गी पालन करना अगर किसी को है तो उसको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जी, देखिए, मुर्गी पालन एक बहुत अच्छा व्यवसाय है जी। और आज के तारीख में ऐसे बहुत सारे उद्यमी सामने आ रहे हैं जो पढ़े लिखे नौजवान हैं और वो बैंक से ऋण लेकर के किसी योजना का लाभ लेकर के इस तरह का व्यवसाय कर रहे हैं। ध्यान रखने वाली बात यही है कि आप जो एकदम नए हैं वो थोड़ा छोटा बिजनेस शुरू करें और फिर 2-3 साल में उसको फिर धीरे से बढ़ाएं, तो शायद ये बेहतर अप्रोच होगा। इसके जो हैचरीज से संपर्क करके चूजे को प्राप्त करना, फिर दाने का व्यवस्था करना, मुर्गियों का घर का व्यवस्था करना, पर्याप्त पानी का व्यवस्था करना, और फिर मार्केट में, चूँकि आज के डेट में मुर्गी का जो डिमांड जो है ये काफ़ी है और बाज़ार में इसको बेचना बहुत बड़ा समस्या नहीं है अभी भी वर्तमान में, तो इसीलिए ये बिज़नेस में आगे बढ़ा जा सकता है। जी। तो आम तौर पर डॉक्टर साहब, किसी को अगर पोल्ट्री फार्मिंग करनी है तो उसको कितनी जगह की ज़रूरत होगी, कितनी लागत से वो शुरू होगी, ये कैसे तय करेंगे कि कितना बड़ा स्पेस चाहिए, क्या सुविधाएं चाहिए? जी, देखिए, जहाँ तक बहुत छोटे पैमाने पे अगर कोई शुरुआत करना चाहे तो 1 एकड़ भूमि से 1.5 से 2 एकड़ भूमि पर्याप्त होगा। इसमें एक कम लागत के शेड निर्माण किए जा सकते हैं, जैसे अभी आपने वीडियो में देखा, छोटे आसान से बनते हुए शेड बन सकते हैं। और जो हैचरीज होते हैं मुर्गी फार्मिंग के संबंधित, वो क्या है कि चूजे सप्लाई करते हैं, तो उनसे संपर्क करके वक्त पे चूजे ले आना। और मुर्गी को अगर 2 तरह से पाला जाता है सर जी। एक है कि अंडो उत्पादन के लिए जो अपन बोलते हैं लेयर का फार्मिंग करना है मुझे, और अगर मांस उत्पादन के लिए अगर करना है तो ब्रॉयलर फार्मिंग करना है मुझे, ऐसा बताया जाता है। जी। तो दोनों के अलग अलग तरह के चूजे होते हैं, इनके नस्ल अलग अलग होते हैं। तो लेयर मुर्गी को आपको पहले 6 महीने तक उसको बड़ा करना रहता है और फिर उसके बाद उसको जब वो अंडे देने शुरू करते हैं, लगभग साल भर अंडे देते हैं, और उसके बाद फिर वो स्पेंट हेन्स के नाम पे वो टेबल पर्पस के लिए बिक जाता है। जी। और ब्रॉयलर जो है वो आपको चूजे खरीदने रहते हैं, इसको 1 महीना से 45 दिन के अंदर बड़ा करके उसको मार्केट के लिए छोड़ देना पड़ता है और 5 दिन का गैप लेना पड़ता है, उसके बाद दूसरा बैच आता है और इस तरह से व्यवसाय आगे बढ़ता है। जी। तो जो ये चूज़ों को जहाँ रखने की जगह हम बनाते हैं या जो शेड का निर्माण करते हैं, उस शेड में किन किन चीज़ों का खास ख्याल रखना चाहिए? किस तरह से उनको क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी होनी चाहिए, उनके खाने पीने की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? जी, देखिए, शेड का जो निर्माण है जी। ये उत्तर दिशा से ठंडी हवाएं आती हैं और सूरज की रोशनी जो है ये ईस्ट से लेकर के वेस्ट तक पहुंचता है, तो इसलिए इसकी जो मुर्गी का शेड का जो लोकेशन है वो नॉर्थ से साउथ के लिए लंबाई में बनना चाहिए, ताकि उसका एक हिस्सा जो है सूरज की रोशनी ले और दूसरा हिस्सा शाम की सूरज की रोशनी ले। तो इस तरह से उसका ओरिएंटेशन, जिसको अपन कहते हैं एक भवन की अपन मैंने देखते हैं कि कैसे ओरिएंट रहेगा वो, उस तरह से।
दूसरा उसमें पानी का पर्याप्त व्यवस्था हो। अगर जैसे मैंने कहा कि 1 से 1.5 एकड़ की ज़मीन में अगर कोई बना रहा है तो उसमें पानी का बोरिंग एक होना चाहिए, जिसमें ऊपर एक ओवरहेड टैंक होना चाहिए, जिससे पानी का सप्लाई किसी भी तरह से बाधित ना हो बिजली जाने के बाद भी। फिर बिजली का पर्याप्त और अच्छा व्यवस्था होना चाहिए। अगर ऐसा दूरगामी कोई जगह है जहाँ पर बिजली कटौती ज़्यादा होता है, अगर कोई ऐसे श्रोता हैं जो सुन रहे हैं उस एरिया से, तो वो ये भी ध्यान दें कि छोटा सा जनरेटर की ज़रूरत पड़ सकता है। जनरेटर जो है आपको वो बिजली का प्रोवाइड करेगा, क्योंकि मुर्गी में लाइट की पूरी टाइम आवश्यकता होती है। बिजली रात भर चलता है, क्योंकि जब बिजली चलती है तो मुर्गी दाना खाता है और फिर उसको लगता है कि वो दिन है और उस हिसाब से ज़्यादा ग्रोथ लेता है। फिर इस तरह से कुछ सामान्य से व्यवस्थाएं हैं। और सबसे जो महत्वपूर्ण व्यवस्था है और वो ये है कि बाहरी लोगों को अपने फार्म में आने नहीं देना है। उसको अगर रोक सकते हैं कि देखिए कोई भी बीमारी हवा पानी से ही आता है, तो अगर अपन बाहर के लोगों से उनका संपर्क को एकदम ही कम कर दें तो बहुत कम चांसेस है कि बीमारी मुर्गी में आएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी डॉक्टर साहब कि जो है रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। जो सवाल मेरा था कि किस तरह का क्लाइमेट, तो आपने इसमें एक बहुत अच्छी बात बताई कि अगर अंधेरा होगा तो मुर्गियों को लगेगा कि रात है और वो दाना नहीं लेंगी, और चूंकि भोजन ग्रहण नहीं करेंगी तो उनकी ग्रोथ भी रुकेगी। ग्रोथ रुकेगी तो ब्रॉयलर जो है उसका वजन कम होगा, और लेयर जो है उसकी भी चूंकि समय पर ग्रोथ नहीं होगी तो अंडे देने में भी उसको परेशानी होगी। आमतौर पर मुर्गियों को जो खाना दिया जाता है डॉक्टर साहब, वो किस तरह का आहार होता है, उसमें किन किन चीज़ों की मात्रा होती है? देखिए मुर्गी आहार जो है ये आज के समय में इसको कमर्शियली उपलब्ध है जी, बाजार में उपलब्ध है। तो एक समय था जब इंसान जो है चोकर ले लेते थे, उधर वो जो मक्का होता है उसका चूरा मिलता था, वो ऐसे सारे चीज़ों को एक साथ करके वो चावल कन की अन्य सामग्री को मिला करके बनाना पड़ता था। आज के समय में ये बिल्कुल ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। बाज़ार में टेलीफोन कॉल कर दीजिए, आपके पास बोरे जो है ना दाना पहुंच जाएगा। मुर्गी दाना के कई सप्लायर्स हर क्षेत्र में उपलब्ध हैं। बस गूगल से सर्च करना है और मुर्गी दाना को ऑर्डर करना है। लेकिन खास ध्यान देने वाली बात है कि उसके अतिरिक्त इनको खनिज लवण की जो है ना एक पाउडर आती है। अच्छा। तो कई सौ ट्रेड नेम से आती है, नाम तो बहुत सारे हैं। तो खनिज लवण की पाउडर बोलने से भी हो जाएगा, वो देना जरूरी है। विटामिन के वाइमेरल ऐसे तरह के बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं, विटामिन की जो है ना पाउडर भी दाने में मिक्स करके देना रहता है। ये दो चीज़ को अगर अपन देते हैं, और खासकर जो अंडे देने वाली मुर्गी में इसमें कैल्शियम की सप्लीमेंट की भी ज़रूरत पड़ती है 6 महीने पालने के बाद, जब वो लेइंग में आते हैं तब। तो इनके दाना भी उस हिसाब से मिलता है। चूजों के लिए अलग दाना मिलता है, फिर ग्रोअर स्टेज जब होता है उसके लिए अलग दाना मिलता है, और लेइंग वाले बर्ड्स के लिए अलग दाना मिलता है, ब्रॉयलर के लिए अलग दाना मिलता है जी। तो उस हिसाब से दाना का ऑर्डर करके आपको दाना मंगवाने हैं, यही सबसे आसान और बेस्ट तरीका है जी। डॉक्टर साहब, मुर्गियों में बीमारियां किस तरह की होती हैं और उनकी रोकथाम के लिए हम क्या कर सकते हैं? जी, देखिए अगर कोई घरेलू स्तर पे मुर्गी पालन कर रहा है, उसके पास 10 से 50 मुर्गी है जी, तो उसको केवल और केवल 2 टीकों की आवश्यकता पड़ती है। एक रानीखेत बीमारी को रोकथाम के लिए एक टीका, जिसको अपन F1 बोलते हैं, और उसके 15 दिन 21 दिन बाद, 15 या 21 दिन बाद RB करके एक आता है, R2B करके आता है। ये 2 टीके रानीखेत बीमारी से बचाने में पूरी तरह से कारगर होगा। और इसके अलावा एक चेचक बीमारी और होता है जो फाउल पॉक्स के नाम से बोला जाता है, मुर्गियों में चेचक। तो इसके लिए भी एक टीका आता है, और ये टीका भी समय अनुसार दे देने से नहीं होगा। और सबसे पहले रानीखेत की टीका पड़ती है, उसके बाद चेचक की टीका पड़ती है, उसके बाद फिर से एक रानीखेत की टीका पड़ती है। ये 3 जो है ये 1.5 माह के अंतराल पे अगर पहुंच जाता है तो बीमारी जो है मुर्गियों में नहीं होती है, मुख्य तौर पे जो छोटे व्यापारी हैं। लेकिन जो जिनके पास 10,000, 20,000, 40,000 मुर्गी है, उनको जो है एक तालिका के अनुसार 7-8 बीमारियों का बचाव के लिए टीकाकरण करना रहता है। और उसमें चेचक और रानीखेत के अलावा एक और बीमारी होता है जिसको इन्फेक्शियस लैरिंगोट्रैकियाइटिस कहते हैं, ILT। एक रहता है इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस, ये बीमारी हो सकता है। एग ड्रॉप सिंड्रोम करके एक बीमारी होता है।
इस तरह के और भी कई ठो बीमारी होता है जिसके लिए एक तालिका बनती है और उस तालिका में एक टाइम टेबल बनता है। जैसे बच्चों का स्कूल का तालिका रहता है और नियमित क्लासेस लगती है, इसी तरह से नियमित मुर्गियों को टीका लगता है। इसके अलावा एक और है जिसको अपन परजीवी नाशक दवाइयाँ कहते हैं जी। तो वो भी दवाई की आवश्यकता पड़ती है। और अगर परजीवी नाशक दवाइयाँ भी हर 3 महीने में लेयर्स और उनके लिए जो लेयर वाले बर्ड्स के लिए, और अगर ये ब्रॉयलर बर्ड के लिए तो अब केवल एक बार, और अगर 30 दिन से ज़्यादा रुक रहा है, मार्केट में नहीं पहुंचा है, तो एक और बार 30 दिन में। जो डॉक्टर साहब, किसान भाई जो हमें देख रहे हैं वो कई बार ये जानना चाहते हैं कि कोई बीमारी अगर मुर्गियों में फैल रही है तो उनके लक्षण क्या हैं और किस तरह से वो उनको अंदेशा हो सकता है कि मान लीजिए किसी ने टीका लगाया, इसके बाद भी किसी तरह की बीमारी फैल रही है, तो आमतौर पर जो बीमारियां मुर्गियों में होती हैं उनके क्या लक्षण होते हैं, कैसे बचाव करेंगे? जी, देखिए, रानीखेत बीमारी छत्तीसगढ़ में है और दिखता है, और ये बहुत आसानी से पता चल जाता है। इसका जो विषाणु होता है ये शरीर के लगभग हर भाग को प्रभावित करता है जी। इसलिए इसके लक्षण भी लगभग हर भाग में आता है। एक लक्षण है इसमें मुर्गी जिसके कारण इसको झुमरी बीमारी भी कहते हैं। ये मुर्गी झुमरता है, ऐसे ऐसे करके ऊँगता है जी। तो एक ये उसका लक्षण है। दूसरा, नाक से स्त्राव आता है, मुंह से स्त्राव आता है, गिरता है। फिर दस्त होते हैं और वो दस्त में खून भी पाया जाता है जी। और मुर्गियों का जल्दी जल्दी मर जाना भी एक तरह से एक इंडिकेट कर देता है कि ये झुमरी बीमारी है या रानीखेत बीमारी है। चेचक में जैसे इंसानों का पॉक्स होता है, चिकन पॉक्स आपने सुना ही होगा, तो चिकन पॉक्स जैसे चकत्ते पड़ जाते हैं, छोटे छोटे दाने निकल आते हैं, और खासकर ये दाने शुरुआती तौर पे कलगी में होता है। तो कलगी में अगर दाने दिख जाते हैं, पैर में अगर दाने दिख जाते हैं, ज़्यादा हो जाने से आँख में भी दिखते हैं, लेकिन शुरुआत में कलगी में दिख जाता है। तो ये दो बीमारी को तो आसानी से कोई भी पहचान सकता है। जी। एक बीमारी और होता है जिसको अपन सफ़ेद दस्त वाली बीमारी कहते हैं, बैसिलरी वाइट डायरिया। तो इसमें, या साल्मोनेलोसिस भी कहते हैं इसको, इसमें सफ़ेद कलर के दस्त आते हैं, एंटीबायोटिक देने से ठीक हो जाता है। डोज और बाकी चीज़ मैं इसलिए नहीं बताना चाहूँगा क्योंकि ये मेडिकल हेल्प लेके ही, डॉक्टरी सलाह से ही इसको देना चाहिए। जी जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आपने 2 तरह की मुर्गियों की चर्चा की, लेयर और ब्रॉयलर। तो जो लेयर हैं, अगर उनकी किस्मों की हम बात करेंगे, हमको अगर अधिक अंडे चाहिए तो किस तरह की किस्में हैं जिनका हमें उपयोग करना चाहिए, कि ब्रीडिंग करनी चाहिए? जी, देखिए, लेयर बर्ड्स में जो है ना, एक ही मुर्गी के प्रजाति है जो विश्व में, जो आपका सफ़ेद मुर्गी दिखता है, पूरे विश्व में लगभग एक ही प्रजाति है, और वो है वाइट लेगहॉर्न। अब वाइट लेगहॉर्न के बहुत छोटे छोटे नस्ल निकल गए हैं, कॉब, वैन कॉब, ऐसे करके बहुत सारे नस्ल हैं। जी। हमको लेयर और ब्रॉयलर में जो नस्ल चाहिए वो अपने को जिस हैचरी से बात कर रहे हैं, हर हैचरी के पास एक तो कोई नस्ल है होता है, तो उस हैचरी के पास जो भी नस्ल है वो लगभग अमूमन परफॉर्मेंस सिमिलर देता है। तो कोई एक नस्ल को उठा लेना है। सेम जो है ना ब्रॉयलर के साथ होता है, तो हैचरी के पास जो भी नस्ल उपलब्ध है, क्योंकि ये सारे प्रजाति में, वैरायटी में वो वाइट लेगहॉर्न ही है, लेकिन देसी मुर्गी के प्रकार अलग होते हैं। जी। डॉक्टर साहब, जो अलग अलग किस्मों की अक्सर चर्चा की जाती है, जैसे कहते हैं कि प्लाईमाउथ रॉक जो ब्रीड है वो 1 साल में 250 तक अंडे दे सकती है, या कारी निर्भीक है तो 200 तक अंडे दे सकती है। तो इसमें से अगर हम छत्तीसगढ़ के क्लाइमेट के हिसाब से बोलें तो किन मुर्गियों को आसानी से हम पाल सकते हैं? हाँ, देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न है आपने जो किया। मैं सोच रहा था कि ये प्रश्न की पहले तारीफ करूँ। जी। देखिए, जो लेयर एंड ब्रॉयलर होता है ना, ये केवल और केवल एक ही नस्ल है और यही कमर्शियल में उपलब्ध है। अब छत्तीसगढ़ में ही नहीं, पूरे विश्व में यही पालन किया जाता है और किया जाता है। जी। लेकिन जब अगर घरेलू नस्ल की बात करते हैं, जो 10 से 15-20 मुर्गी रख करके अपने जो घरों में, जो ग्रामीण अंचल में मुर्गी पालन करते हैं, इसमें जो नस्ल आप उदाहरण दिए हैं, प्लाईमाउथ रॉक है, ऑस्ट्रेलॉर्प है, और हमारा असील है, कड़कनाथ मुर्गी है, इसी तरह से जो कैरी निर्भीक का आपने नाम लिया, ये आइजक नगर बरेली में इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट के समकक्ष इंस्टीट्यूशन है, वहाँ से मिल जाता है। वन राजा है, गिरी राजा है, हमारे देसी मुर्गी जो हमारे छत्तीसगढ़ के मूल नस्ल हैं ये भी उपलब्ध है। ये सारे नस्ल लगभग बराबर परफॉर्म करता है किसी भी जगह पर।
छत्तीसगढ़ के लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप हमारे जो छत्तीसगढ़ के देसी नस्ल जो गांव-गांव में हैं, इन्हीं में अगर बीमारी का रोकथाम कर दें, इनको थोड़ा सा भोजन पानी दें, तो ये बेहतर परफॉर्म करेगा और अच्छा अंडा उत्पादन देगा और अच्छा मांस उत्पादन भी देगा। इसीलिए इनको द्विकाजी नस्ल कहा जाता है। डॉक्टर साहब, क्या ऐसा तो नहीं है कि जो देसी नस्लें हैं मुर्गियों की, वो उनके जो सालाना अंडे देने की दर है वो बाकी ब्रीड से कम होती है? हाँ, ये जरूर है, बाकी ब्रीड से कम होती है, लेकिन बाकी ब्रीड में जैसे प्लाईमाउथ रॉक की आपने बात किया, रोड आइलैंड रेड की बात की है, ये जो है ना, ये नस्ल खुले वातावरण में पाले नहीं जा सकते। इनको अपने को कंट्रोल वातावरण में ही पालना पड़ता है, मतलब शेड बना करके पूरी एक इंडस्ट्री जैसे पालना पड़ता है। तो और वो ब्राउन कलर के अंडे देते हैं ये वाले। और जो सफ़ेद मुर्गी की मैं बात कर रहा था, जो लेयर और ब्रॉयलर, जो वाइट लेगहॉर्न नस्ल के, वो सफ़ेद अंडे देते हैं। तो कुल मिला के अपने को अगर सफ़ेद अंडों में जाना है, अंडे का व्यवसाय करना है, या मांस के लिए पोल्ट्री फार्मिंग करना है, तो हमारे पास चॉइस बिल्कुल सीमित हो जाता है छत्तीसगढ़ में, और वो है केवल वाइट लेगहॉर्न के बहुत अलग अलग नस्ल। और बाकी जो है देसी मुर्गी पालन जो घरेलू स्तर पे पाल रहे हैं, जो अपने जो मैंने नाम लिया जो ब्रीड्स है, और खासकर छत्तीसगढ़ के खुद के ब्रीड्स जो देसी, जिनको अपन बोलते हैं छत्तीसगढ़ देसी। जी बिल्कुल। तो हम ये चर्चा जारी रखेंगे, डॉक्टर साहब हमारे साथ बने रहेंगे। इसके बाद हम वापस लौटेंगे और एक नस्ल, एक मुर्गी की जिसके बड़ी चर्चा होती है देश भर में, और उसकी जीआई टैगिंग को लेकर भी विवाद होते रहे हैं, हम कड़कनाथ की चर्चा जरूर करेंगे डॉक्टर साहब से। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत। जी जरूर। खेतीबाड़ी नवाचार में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम आज चर्चा कर रहे हैं पोल्ट्री फार्मिंग की। एक मुनाफे का व्यवसाय है। कुछ रोचक जानकारियां मैं अपने दर्शकों से साझा करते चलूं कि भारत में लगभग 122 अरब अंडे का उत्पादन होता है। ये 2021 के आंकड़े हैं। और आपको इसको अगर समझना है कि ग्रोथ किस तरह से हुई है, तो मैं आपको 1986 का आंकड़ा जरूर बताऊंगा, जब केवल 16 अरब अंडे का उत्पादन होता था। दुनिया में अंडा उत्पादन में भारत का तीसरा स्थान है, और जिसे चिकन मीट कहते हैं उसके उत्पादन में 5वें नंबर पर है। अगर हम पूरे विश्व के चिकन मीट प्रोडक्शन की बात करें तो उसका 7% अकेले भारत में होता है। अमेरिका नंबर 1 है, जिसके पास 17% उत्पादन होता है। डॉक्टर साहब, हम चर्चा कर रहे थे बहुत सारी वैरायटी की, और तब आपने कड़कनाथ का नाम लिया था, और कड़कनाथ को लेकर काफ़ी समय विवाद रहा था मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कि कड़कनाथ पर अधिकार किसका, उसकी जीआई टैगिंग किसकी, उसका मूल अधिकार किसका। तो कड़कनाथ ब्रीड क्या है और कड़कनाथ को लेकर इतनी रुचि क्यों है लोगों में? बढ़िया है सर ये बात जी। कड़कनाथ जो है ये मूलतः झाबुआ रीजन मध्य प्रदेश से ही आता है जी। और बाद में छत्तीसगढ़ के से विश्वविद्यालय के, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के जो कृषि विज्ञान केंद्र है, इन लोगों के अथक प्रयास से पिछले 10-12 साल में दंतेवाड़ा, कांकेर, खासकर बस्तर, ये 3 जगह में इसका काफ़ी प्रमोशन किया गया और फैलाया गया। लेकिन जब जीआई टैग की बात आई तब जांच से जो है ना ये मध्य प्रदेश को ही मिला, क्योंकि उसका जो ओरिजिनल ब्रीडिंग टैग है ये झाबुआ मध्य प्रदेश का ही था। जी। जहाँ का भी हो, है तो हमारा देश। तो ये ब्रीड में लोगों की रुचि इसलिए है कि ये बाकी सारे ब्रीड, विश्व के जितने भी अन्य नस्ल है मुर्गी के, इन सब से भिन्न है दिखने में, जो कि आसानी से लोगों को दिख जाता है। इसका मांस भी काला होता है, इसका हड्डियां भी काला होता है, इसका खून भी काला होता है, लाल नहीं होता है जी। इसके कलगी काले होते हैं, चोंच काले होते हैं, नाखून भी काले होते हैं। इसमें एक मेलानिन करके एक पिगमेंट होता है और वो उसमें उस नस्ल में ज़्यादा मात्रा में होता है। जैसे हम मानते हैं कि अफ्रीकन में, अफ्रीकन ह्यूमन बींग्स में, अफ्रीकन्स में मेलानिन ज़्यादा है, यूरोपियंस में कम है, भारतीय में मिक्स है, बिटवीन में है। तो इस तरह से तो जो अपने कड़कनाथ में मेलानिन ज़्यादा होता है। दूसरे मेलानिन के साथ कहीं ना कहीं उसमें प्रोटीन और आयरन भी ज़्यादा होता है। ये बर्ड्स में फैट जो है इकट्ठा कम होता है बॉडी में, जिसके कारण इसमें लीन मीट निकलता है। तो अगर फैट और मीट का रेशियो निकाले, प्रोटीन और फैट का रेशियो मीट के हिसाब से, तो ये भी उस हिसाब से भी हेल्दी होता है। इसलिए इसके तरफ ज़्यादा लोगों का ध्यान है। कुछ लोग कहते हैं कि इसमें कुछ और मेडिसिनल प्रॉपर्टी भी होता है। हम जानते हैं हमारे जो कड़कनाथ जैसे
मुर्गी, असील जैसे मुर्गी, ये आज से नहीं 1000 साल से पहले भी लोग जो है इसको किसी तंत्र विद्या में, किसी पूजा पाठ में इसको इस्तेमाल करते थे। तो कहीं ना कहीं उसकी कोई इम्पोर्टेंस रही होगी और ये अभी भी छानबीन का विषय है और वैज्ञानिक शोध का विषय है कि उसमें किस तरह के मेडिसिनल प्रॉपर्टी हो सकते हैं। जी, एक चीज़ जो डॉक्टर साहब आम धारणा होती है कि चूंकि ये बस्तर के इलाके में है और वहाँ आयरन की मात्रा अधिक है, तो प्राकृतिक परिवेश में पलने के चलते इसमें आयरन की मात्रा अधिक होती है, तो क्या इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं, है? इसका वैज्ञानिक आधार नहीं है, क्योंकि ये तो एक जीव है ना, तो इसका जेनेटिक्स से ये रेगुलेट होता है कि उसके अंदर बॉडी में किस तरह के चीज़ें पाए जाएंगे। तो मैंने जैसे कि आम का वृक्ष में जामुन नहीं हो सकता, इसी तरह से जो है ना जो ब्रीड है उसमें अगर आयरन की अंदर लेने की क्षमता जितना होगा उतना ही होगा, चाहे उसको कोई भी फीड कराए। और कड़कनाथ का केवल का व्यावसायिक उत्पादन भी होता है या ये ग्रामीण परिवेश में ही पाला जा सकता है? नहीं, ये बहुत अच्छा है ये प्रश्न, क्योंकि कृषि विज्ञान केंद्रों दंतेवाड़ा, कांकेर और खासकर महासमुंद, दुर्ग, ये सब काफ़ी एरिया में और डिपार्टमेंट, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट भी, इन लोगों ने काफ़ी प्रमोशन किया। फलस्वरूप क्या हुआ, कुछ शुरुआत में तो ये ग्रामीण स्तर पे ही पल रहे थे, बाद में हमारे ही छत्तीसगढ़ के नौजवान लोगों ने ये काम किया और खासकर महिला स्व सहायता समूह जो NRLM से कहीं ना कहीं जुड़े हैं, इन लोगों ने भी पालना शुरू किया और इसकी व्यावसायीकरण हो चुकी है आज के दिनांक में। मैंने जो है 500,000 बर्ड्स के यूनिट्स देखे हैं और ये काफ़ी अच्छे फंक्शन कर रहे हैं, अच्छे चल रहे हैं, इसमें फ़ायदा भी हो रहा है। हैचरीज भी इन लोग खुद का हैचरी होता है, छोटे साइज़ के हैचरी मिल जाता है, तो उससे भी वो जो अंडे नहीं देने का प्रॉब्लम है, ये कड़कनाथ कई बार अंडे को सेता नहीं है और अंडे दे के दूसरी जगह चले जाते हैं, ये समस्या से भी निजात हो जाता है। इसलिए इसका व्यावसायिक उत्पादन हो गया, मार्केट में अच्छा वैल्यू मिलता है, आम मुर्गी से ज़्यादा महंगा बिकता है। जी डॉक्टर साहब, एक जो क्यूरियोसिटी हमेशा बनी रहती है, मार्केटिंग का ज़माना है, तो वाइट और ब्राउन एग बड़ा डिमांड में अक्सर होता है कि भाई ब्राउन एग ज़्यादा हेल्दी होता है, योक उसका अलग अलग कलर का होता है, तो ये ब्राउन एग और वाइट एग का डिफरेंस क्या है? क्या न्यूट्रिशन में कोई अंतर होता है? मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे जो सफ़ेद कलर का मुर्गी होता है वो सफ़ेद अंडा देते हैं, उनको वाइट एग लेयर्स बोल रहे हैं, और ब्राउन एग लेयर्स वो है जो सफ़ेद के भिन्न कोई भी दूसरे कलर के मुर्गी है, जिसमें लाल, पीला, उसके बाद फिर ब्राउन, ब्लैक, हर तरह के होते हैं। तो उन लोग ब्राउन कलर के अंडे देते हैं, ये उनका इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, ये उनका जीव का कैरेक्टरिस्टिक है। लेकिन अगर पोषक तत्व की बात करें तो ब्राउन एग और वाइट एग में पोषण में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। अगर पोषण में अंतर कर रहे हैं आज के लोग, जिसको अपन बोलते हैं बायो फोर्टिफाइड अंडे, फोर्टिफाइड अंडे, तो इसमें क्या हो रहा है, जो लोग मुर्गी पालन कर रहे हैं, ब्राउन एग वाले जो नस्लों को पाल रहे हैं, तो जो कि गैर सफ़ेद मुर्गी को पाल रहे हैं, तो उन लोग क्या कर सकते हैं, अपने दाने में ये अलसी के चूरा 5% से 7% अगर मिला के देते हैं, तो उसमें ओमेगा 3 होता है, एंटीऑक्सीडेंट है एक, ये ज़्यादा हो जाता है, तो अंडों में भी उसका प्रभाव पड़ता है और वो न्यूट्रिशनली फोर्टिफाइड हो जाता है। इसी तरह से अगर इनके दाने में ये जो मैरीगोल्ड गेंदा फूल होता है, इसका अगर इन लोग अपने छोटे एकड़ में अगर 1 एकड़ में अगर खेती कर ले और वो मैरीगोल्ड और गेंदे का फूल का जो फूल के पंखुड़ी होती है उसका चूरा बना करके अगर मुर्गियों को सुखा के उसका चूरा बना के मुर्गियों को दे अगर, तो इससे भी जो है उसका जो अंदर का योक का कलर भी बढ़ जाता है और विटामिन ए का भी फोर्टिफिकेशन हो जाता है। तो इस तरह से भी कस्टमर को अट्रैक्ट किया जा सकता है कि नहीं, हमारा ब्रांडेड मुर्गी का अंडा ले लो, ये मेरा मान लीजिए कोई फार्म लगाता है तो जय दंतेश्वरी फार्म, तो उस ब्रांड का नेम से वो उसको बेच सकता है, इससे कंपैरेटिवली ज़्यादा मुनाफा कमा सकता है। डॉक्टर साहब, आपने गेंदे की चर्चा की, तो गेंदे में जो कैलेंडुला करके एक जो औषधि नुमा तत्व होता है जिसका इस्तेमाल कई बार मलहम के रूप में भी होता है, तो क्या गेंदे का फूल खिलाने से जो अंडे होंगे उसमें भी इस तरह का कोई भेषजीय गुण होगा? नहीं, इस विषय में अभी तक कोई शोध पत्र मेरे नज़र में नहीं पड़ा है। लेकिन चूंकि गेंदे के फूल में थोड़े से कैरोटीनॉइड्स होते हैं और थोड़ा सा कलर वाले
तत्व होते हैं जिससे कलर आता है, इसीलिए वो कलर तो ले लेगा, लेकिन उसमें दूसरे औषधीय गुण है कि नहीं, ये शोध का विषय है। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल ये भी जी। कि चूंकि जब भी पोल्ट्री फार्मिंग की बात होती है और की मार्केटिंग होती है तो लोग अक्सर देखते हैं कि वहाँ बटेर का अंडा और बटेर भी मिलती रहती है, और जो देखने में थोड़ा बहुत जंगली मुर्गी टाइप की शक्ल भी होती है। तो क्या बटेर मुर्गी की ही कोई प्रजाति है, उससे मिलती जुलती प्रजाति, और क्या इसका भी पालन उसी तरह से किया जा सकता है? जी, देखिए, छत्तीसगढ़ में ग्रामीण अंचलों में, जी। खासकर बस्तर जगह में मैं काफ़ी साल रहा हूँ, वहाँ करीब 8 साल में वहाँ गुजारे हैं। तो वहाँ पर लावा के नाम से, बटेर के नाम से जंगल से आते हुए ये मुर्गियाँ, इस तरह के छोटे मुर्गी दिखते हैं, और इनको कई लोग पकड़ भी लेते हैं, जो कि जो वन विभाग के जो नियम है, वन्य नियम, जो फॉरेस्ट रूल्स एंड रेगुलेशन, उसके तहत ये गलत है। लेकिन पालतू जो बटेर होते हैं, जिनको अपन जापानीज क्वेल के नाम से जानते हैं, तो वो जो है उसकी फार्मिंग की जाती है। आज के डेट में कृषि विज्ञान केंद्र महासमुंद में और दुर्ग में इसके चूजे आपको मिल जाएंगे, अगर इनसे संपर्क करते हैं आप, और तो इनके चूजे लेकर के आप बहुत जल्दी ही इन्हें पाल करके, ये जल्दी बड़े हो जाते हैं, ज़्यादा अंडे देते हैं, और ये मार्केट में एक नीश वैल्यू है, इसका एक स्पेशल वैल्यू है। तो ये एक विविधता लाया जा सकता है अपने बिजनेस में, और कोई व्यक्ति अगर चाहे तो एक तरफ मुर्गी का भी करे और साथ में साथ वो कोयल का भी करे, तो दोनों बिजनेस बैलेंस होगा। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, आप एशियन न्यूज़ के इस कार्यक्रम में आए और आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां किसान भाइयों से साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम चर्चा कर रहे थे खेती बाड़ी नवाचार में आज पोल्ट्री फार्मिंग की, जो एक कम लागत में अच्छा मुनाफा देने वाला व्यवसाय है। हमारे जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने बहुत सारी जानकारियाँ दी, कैसे मुर्गियों का पालन कर सकते हैं, कैसे उनका रख रखाव कर सकते हैं, बीमारियों से कैसे बचा सकते हैं, और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अंडे और चिकन मीट दोनों की डिमांड लगातार बढ़ रही है, तो आप भी इस व्यवसाय को अपनाकर बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। आज की चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।